नमस्कार साथियों, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा भाई जुड़ें। नमस्कार मेरे सभी साथियों को, मेरे सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। श्री सैनी भाई बिल्कुल इमीडिएटली करवाएंगे पैरामेडिकल भर्ती के लिए ही आए यूँ मान लो। योगेश मीणा भाई, योगेश चौधरी भाई राम राम नमस्कार। जितेंद्र कुमार नागर भाई नमस्कार, जय हिंद। महेंद्र भाई, रणजीत भाई जय हो, आपकी भी बहुत बहुत, आप लोगों का साथ है तभी इतना मजबूत हो पा रहे हैं। जीतराम भाई नमस्कार। ललित भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई जो जुड़े हुए हैं उनसे एक छोटा सा निवेदन है, मैं हर बार बोल नहीं पाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर आप लोग करें, अपन लोग बैठे तो हैं ही, तो थोड़ा सा एक शेयर का बटन दबाना होता है, तो सारे भाई एक बार शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और अपन लोग इन आंदोलनों को मजबूत कर सकें और इस पूरी प्रोफेशन को बदल सकें, पूरे मेडिकल प्रोफेशन को बदल सकें। दोस्तों, महेंद्र भाई राम राम, बिल्कुल। सचिन पंडित भाई राम राम, अजय पटोलिया भाई नमस्कार राम राम, अंकित डाक भाई राम राम, वीर यादव भाई राम राम, बाबूलाल लाडिया भाई आपको भी राम राम, पुरुषोत्तम भाई को भी राम राम, प्रवीण, बिल्कुल प्रवीण भाई, आप सभी को नमस्कार। मस्तराम मीणा भाई कैसे हो? राज मीणा भाई राम राम, मेरे सभी भाइयों को। ललित सुमन भाई को भी राम राम, दलीप गोयल भाई को भी नमस्कार। बिल्कुल अंकित भाई, कैथलैब के कैडर बनाने के लिए भी हमारी आज बात होगी थोड़ी सी, इसमें आप टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले तो मैं जो आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ग्रुपों तक भी पहुँचाना, जिससे अपन एक बड़ा आंदोलन अभी करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा आगे अभी कुछ ही समय में, जो खास करके मतलब सभी कैडर्स के लिए जो अपना जो पूरा प्रोफेशन है मेडिकल, इसको एक साथ में बदलने का एक बड़ा बीड़ा अपन लोग उठाएंगे और बहुत जोरदार काम अपन लोगों को करना पड़ेगा। सचिन भाई नमस्कार, नारुजाट भाई थैंक यू, बिल्कुल। तेज प्रकाश भाई, बिल्कुल। फाइनल लिस्ट के लिए अभी बता देता हूं मैं आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करें, सभी लोगों को जोड़ें, क्योंकि देख तो रही हैं और काफ़ी भाई लोग अभी जुड़े हुए हैं। तो सभी भाई लोग, जितने जो भाई लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो अदर सिस्टर्स भी हैं तो वो भी, आप लोग भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर एक व्यक्ति तक पूरी बात पहुंच सके। अब मैं सबसे पहले चालू करता हूँ सारी चीज़ें। तो फर्स्ट जो भर्ती है, जो मैं आपको, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं कि आज कोई भी कुछ बेरोजगार रैली भी हुई थी किसी की, आज रैली नहीं हुई थी, सॉरी, एक धरना हुआ था छोटा सा, जो दिखावटी धरने होते हैं उस टाइप का एक धरना हुआ था आज। तो उसमें कई भर्तियां थी, कम से कम 70-80 भर्तियां ले रखी थी लोगों ने, और पुस्तकालय भर्ती, लैब टेक्नीशियन भर्ती, फलाना भर्ती, दिखाना भर्ती, पता नहीं कितनी कितनी भर्तियां लोगों ने ले रखी थी। इतनी भर्तियां उसने ले रखी थी एक बेरोजगार नेता ने। मुझे दुख होता है कि समझ में नहीं आता मुझे कि ये लोग इतनी भर्तियां, भाई तुम कोई मुख्यमंत्री हो क्या जो कृषि विभाग की भर्ती भी तुमने ले ली, तुमने मेडिकल विभाग की भी ले ली, तुमने शिक्षा विभाग की भी भर्तियां ले ली, तुमने जल संसाधन मंत्रालय की भी भर्तियां ले ली, बिजली विभाग की भी भर्तियां ले ली, उसके अंदर सारे विभागों की भर्तियां ले ली, और तुम कोई मुख्यमंत्री हो क्या तो एक कैबिनेट की बैठक बुला के तुम उनका समाधान करवाओगे? अरे भाइयों, सिर्फ बेवकूफ बनाने के काम करने के लिए दुनिया आ जाती है, और हम लोग बेवकूफ बनते रहे आज तक, अब तक बनते रहे, लेकिन आज लोगों को समझ में भी आ गया। आज वहां पे कुछ भी लोग नहीं जा पाए। एक हमारे 2013 जीएनएम और एएनएम भर्ती वाले जो भाई लोग हैं, वो जरूर हर बार उनसे बेवकूफ बन जाते हैं, और उन्होंने आज तक, उस व्यक्ति ने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने जो खुद के दम पे आज तक जो किया है ना, 2013 भर्ती वालों ने, वो खुद के दम पे ही किया था आज तक, बाकी उन्होंने, उस आदमी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। जबरदस्ती मेडिकल प्रोफेशन में घुसने की कोशिशें करते रहता है वो बेरोजगार नेता। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं ऐसे नेता हूं, अगर मेरी फील्ड में कोई राजनीति करने आएगा, बेमतलब की राजनीति करने आएगा, उसके लट पड़ेंगे, साफ कहा था मैंने, और बढ़िया लट पड़ेंगे। मौका ढूंढ रहे हैं हम, जिस दिन उल्टा सीधा कोई हरकत हुई नहीं, और हम किसी से नहीं डरने वाले, दमादम ठोकेंगे और बढ़िया वाला ठोकेंगे। तो साथियों, आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं मैं, फर्स्ट जो भर्ती है उसकी सीएचओ जो भर्ती है, अपनी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती चल रही थी, वो लगभग कंप्लीट होने की ओर है, आप लोगों को पता है, एंड पे चल रही है। उसमें जो सबसे पहले तो मैं
ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि भी जिनको सिलेक्शन हुआ है उनको तो बधाई बधाई, और जो आने वाली 5500 भर्तियां हैं उनके लिए भी आप लोग तैयार रहें, तैयारी में लग जाएं पूरी तरह से। उसकी बहुत जल्द हम विज्ञप्ति जारी करवाने का आपका भाई काम करेगा। आपको को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से ज्यादा चिंता मुझे है, क्योंकि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि कम से कम 25,000 मेरे बेरोजगार भाइयों को मैं रोजगार दिलाऊंगा, वो नर्सिंग वालों को, और इतने ही करीब पैरामेडिकल में कम से कम 4 से 5 हजार भाइयों को रोजगार हम दिलाने का काम करेंगे, ये हमने कहा था। और इसी में ये भर्तियां हो जाएगी पैरामेडिकल की, उसके बाद एक भर्ती और हम लेके आएंगे पैरामेडिकल की हमारे भाइयों के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको बताता हूं, फार्मासिस्ट भर्तियों में भी पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर निरंतर बात चल रही है, और बहुत जल्द फार्मासिस्ट भर्ती को भी हम लोग पूरा करवाएंगे, वो भी लिखित परीक्षा से पूरा करवाएंगे, आप चिंतित ना हो। 17 तारीख को परसों पैरामेडिकल वाले भाई जितने भी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पैरामेडिकल के भाई जितने भी जुड़े हुए हैं उन सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि परसों सारे भाई जो 22 गोदाम है वहां पे इकट्ठा हों। 22 गोदाम पे एक जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पे सारे जने इकट्ठे होते जाएंगे, और अंदर एक गली से है उसके अंदर एक बार सभी को सभा करने का मौका मिलेगा। वो एक तरीके से पैरामेडिकल भर्ती के लिए अल्टीमेटम सभा होगी। अल्टीमेटम सभा यानी कि इसके बाद जो सभा होगी हमारी, अगली सभा नहीं होगी, डायरेक्ट अटैक होगा, और उस अटैक के अंदर अधीनस्थ आयोग जाने और जो मेडिकल विभाग जाने, चाहे मुख्यमंत्री जी जाने, चाहे चिकित्सा मंत्री जी जाने, वो उनकी जिम्मेदारी है, बनती है कि इस भर्ती को पॉजिटिव तरीके से कंप्लीट करा दे, अन्यथा हमें गलत तरीके से सामने आना पड़े। जैसे हम हमेशा अटैकिंग पोजीशन में रहते हैं और करते भी अटैकिंग पोजीशन में, हम लोग धरातल पे काम करते हैं, झूठी फूफा नहीं करते, झूठी किचपिच नहीं करते जैसे दुनिया करती रहती है कि आज जो वो सभा रखी बेचारे ने एक ने, क्योंकि उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया था, तो वैसे हम लोग नहीं करते हैं। ऐसे कि पटवारी भी बैठे हैं, उनका भी वीडियो बना दिया उनके साथ मिला के और ये सब मिला दिया, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साथियों। तो पहली भर्ती सीएचओ की मैं आप लोगों के सामने आ जाता हूं। सीएचओ की भर्ती जो है उसमें सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 3 दिन के अंदर ग्रेवियंस लगाने के लिए जो जिन भाइयों को कोई शिकायतें हैं, जैसे कैसी शिकायतें आई थी, एक तो जाति प्रमाण पत्र वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, कि भाई ओबीसी का है और उनको जनरल में कर दिया, ओबीसी का पुराना सर्टिफिकेट था, नया बनवाया था, उनको दिक्कत कर दी थी। एक जो महिलाओं वाला कुछ, आज एक बहन हमारी कोर्ट में भी चली गई थी और उसको कोर्ट से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, जबकि मैंने पहले ही कह दिया था और आज भी कह रहा हूं कि जो बहनें जिनका हस्बैंड के नाम से डोमिसाइल है, यानी कि उन्होंने अपना मूल निवास अपने हस्बैंड के नाम से बनवा लिया था और पहले उनका पिता के नाम से था, उन्होंने हस्बैंड के नाम से मूल निवास इसमें लगा दिया था, उनको रोकने का प्रयास हुआ है, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो उनको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र वाले भाइयों को भी चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जैसे क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, इस तरह की समस्या आ रही थी कि भाई कई लोगों ने नॉन क्रीमिलियर से भर दिया, कईयों ने क्रीमिलियर से, अब वो उनकी समस्याएं आ रही हैं। तो साथियों, उनको कईयों को जनरल में गिन लिया, भाई जो नॉन क्रीमिलियर के लोग थे वो भर नहीं पाए थे, तो ये जरूर करेक्शन थोड़ा सा एक बार ग्रेजुएशन में आप लोग लगा दीजिए जितनी भी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद एक कमेटी अपन लोगों ने पहले ही बताया था मैंने, और आज भी बता रहा हूँ, एक कमेटी बनी थी, बनाई जा रही है, और कमेटी में सारे अधिकारी हैं एनएचएम विभाग के, और कमेटी में हम भी रहेंगे, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और जो समस्याएं, जितनी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा अपन करवाएंगे उसमें। और लगभग जाति प्रमाण पत्र और जो ये जो कई लोगों के छोटे मोटे करेक्शन था, तो इस तरह की जो भी समस्याएं आ रही थी, कोई जैसे उनके जैसे हैंडीकैप्ड वगैरह थे, तो उनके भाई लोग थे, उन लोगों के थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि भी 40% से ऊपर का हैंडीकैप का और वो बाकी समस्याएं, तो वो सारी समस्याओं का समाधान ग्रेवियंस पोर्टल खुलेगा, अभी ग्रेवियंस लगाई जाएगी, उसमें परिवेदना यानी कि जो आपको जो भी समस्या हो, आप तो सारी समस्याओं को उसके ऊपर लगाओ, सारी की सारी समस्याएं पोर्टल में अपलोड करोगे, एप्लीकेशन लिखोगे, फिजिकली दे के आओगे, फिजिकली दे के आ जाओ, सभी के ग्रेवियंस लगेगी पोर्टल पे, और उसके बाद उनका निष्पादन किया जाएगा, उनको समस्याओं को खत्म किया जाएगा। एक भी व्यक्ति, एक भी मेरा भाई या बहन जो ऐसे सोच रहा हो कि उन लोगों का नंबर आ गया और उसके बावजूद उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा किसी बहाने से, तो ये बिल्कुल नहीं सोचे, 1% भी नहीं सोचे। आपका भाई बैठा है, किसी को बाहर नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है।
बिल्कुल पक्का पक्का गारंटी है, किसी भी तरह से चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आप लोगों के साथ किसी के एक भी बंदे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कई लोग कह रहे हैं मेरे कम परसेंटेज थे, मेरे ज्यादा परसेंटेज थे और एक भाई के कम थे, उसका तो आ गया और मेरा नहीं आया। तो साथियों, कई लोगों को अपनी परसेंटेज जोड़ने का तरीका ध्यान नहीं है, तो वो तरीका एक बार आप लोग पता कर ले अपने दोस्तों से, उसके बाद उनको जोड़ के और फिर करें। और कोई भाई का नंबर आ गया है तो आप लोग तो सीधा डायरेक्ट एनएचएम एमडी के यहाँ एप्लीकेशन दे के आ जाओ कि इसका नंबर आ गया, जबकि मेरा नहीं आया और मेरे इतने बन रहे थे। तो साथियों, एक तो ये, दूसरा बिल्कुल ये चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों का नंबर नहीं आया है, बढ़िया परसेंटेज है उसके बावजूद, तो आप लोग इसमें अभी ग्रेवियंस पोर्टल में शिकायत लगाएं और अपना पूरा रोल नंबर वगैरह बताएं, सारा काम हो जाएगा। एक कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिसका नंबर नहीं आ रहा है और उसके परसेंटेज अच्छे थे, उसका भी अभी निष्पादन किया जाएगा, उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। दूसरा, एक 165 जो के करीब जो हमारे भाई थे जिनके रोल नंबर वगैरह इनको लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, उन लोगों के लिए भी आजकल में पूरा जल्दी से जल्दी अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ आखिर पूरा समाधान उन लोगों का कर दिया जाएगा। उनके जो भी ये स्पेशल अलग से रखवाया गया था, आप लोगों को पता है, जिनके रोल नंबर ही नहीं ढंग से लिखे हुए थे या नहीं लिखे हुए थे, तो उनका क्या है, इधर उधर हो गया था मामला, परेशानी हो रखी थी, तो उनका तो रिजल्ट ही नहीं आना था, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने उनका समस्या का समाधान करवाया है। तो आप लोग चिंतित ना हो कि इनके सेक्शन उल्टे सीधे लिखे गए, जिनके भी जो समस्याएं थी वो सारे भाइयों का समस्या का समाधान किया जा रहा है। फिर आप आ जाइए बॉन्ड पेपर पे। बॉन्ड पेपर की साथियों, आपको चिंतित होने, कई लोग कह रहे हैं ये सीएचओ की भर्ती में कोर्ट से, कई लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला चला गया, ये हो जाएगा, पारदर्शिता का मामला चला गया। तो पारदर्शिता के लिए मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। पारदर्शिता अभी 2-5 दिन में लिस्ट आने वाली है, फाइनल लिस्ट हम निकलवा देंगे। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे हो जाएं और ये समस्याओं का निष्पादन हो जाए, होते ही अगले दिन लिस्ट जारी करवा देंगे 2 दिन के अंदर अंदर। और अभी 2 दिन में तो ग्रेवियंस पोर्टल खुल जाएगा, 3 दिन में तो, और उसके 3 दिन के लिए खुलेगा लगभग। 3 दिन में सारी समस्याओं का समाधान करके उसके बाद इसके अंदर एक फाइनल सूची जारी करी जाएगी, और वो भी बहुत जल्द, इस वीक, 1 वीक का टाइम लगेगा। 1 वीक से मतलब 7 से 10 दिन मान लीजिए, लास्ट पूरा कंप्लीट इसको कर देंगे। और उसके बाद 1 मार्च से बैच शुरू करवाने तक का प्लान है, और कोशिश यही करेंगे कि फरवरी माह में ही बैच शुरू हो जाए। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से जहां तक है, सभी अभ्यर्थियों से अब जो अपना सेंटर है, जो बढ़िया परसेंटेज जिन लोगों में बनी है, तो रैंक वाइज आप लोगों से ये भी मांग लिया गया है कि कौन से सेंटर पे आप आज शाम को डाल दिया था। हमने सुबह भी उनसे बात हुई थी, सुबह मीटिंग हुई थी। मुझे कई बच्चे जो जिनके प्रॉब्लम आ रही थी, ये जाति प्रमाण पत्र वाले, और जो महिला अभ्यर्थी थी, हस्बैंड का डोमिसाइल वाला, मूल निवास वाला, क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर वाला, जितने समस्या वाले थे वो सारे साथी मुझे आज मिले थे। और उनके मिलने के बाद, वो मिले थे सभी के सभी, उसके मिलने के बाद ही उन सभी के बाद में मिला था, और उससे पहले भी एक बार मिल लिए थे। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है सीएचओ भर्ती के लिए। 5 साल का, एक तो मैं आपको बॉन्ड पेपर वाली बहुत ज्यादा मेरे पास बातें आ रही है कि बॉन्ड पेपर का भाई साहब कम करवाओ, तो बॉन्ड पेपर का मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि या तो आपका 5 साल का बॉन्ड पेपर करवाएगी सरकार, करवाती है तो 5 साल बाद परमानेंट किया जाए इनको। ये हमने केंद्र में भी मांग रख दी, निर्माण भवन में वंदना गुरनानी मैडम से भी बात हो गई कि जब हरियाणा में ऐसा हो सकता है, राजस्थान में क्यों नहीं। तो आप लोग इनको नोटिस भेजिए, लेटर लिख के भेजिए। दूसरा, इस भर्ती को तुरंत कराने के लिए हमने लेटर भिजवाया वंदना गुरनानी मैडम से। और अश्विनी कुमार चौबे जी जो एनएचएम के मिनिस्टर है, एमओएस हैं पूरे इंडिया लेवल पे, जो इसको एनएचएम को अभी देख रहे हैं, उनसे भी हम मिले थे, आप सभी को पता है। और निर्माण भवन से भी मेरा वीडियो आ गया था अभी 7-8-10 दिन पहले। तो आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये कि इन लोगों को परमानेंट करवाने के लिए पूरी लगभग हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो अगर 5 साल का बॉन्ड पेपर होगा, नहीं तो 2 साल का बॉन्ड पेपर होना चाहिए, और 2 लाख रुपए तक का बॉन्ड पेपर होना चाहिए 2 साल का। तो बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ब्रिज कोर्स का है कि भी बहुत जल्द आर्योच्च करा रही, तो आपको टेंशन लेने की साथियों जरूरत नहीं है ना। 1 मार्च से कोशिश करेंगे कि उससे पहले ही चालू हो जाए ये बैच, और जल्द से जल्द इनको ज्वाइनिंग की जाए। साथियों, इसमें एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो स्टाइफंड वगैरह है, उनका अभी तक एक डिसीजन नहीं हो पाया है कि भाई 6 महीने तक जब ये कोर्स चलेगा भाई, तो उस वक्त पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये कई लोग पूछ रहे हैं, तो वो पैसे साथियों अभी कोई डिसीजन नहीं है उस पर, अभी तक ना ही है। ये मानो कि कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार एक तरीके से फ्री में कोर्स करवा रही है, और उसके बदले में ही आप लोगों से बॉन्ड पेपर भरवा रही है। तो साथियों, कोशिश करेंगे कि उसमें भी आप लोगों के लिए कोई प्रावधान हो और पॉजिटिव रहे।
बाकी साथियों जो मेरे बेरोजगार साथी जिनका अभी नंबर नहीं आ पाया, वो लोग भी चिंतित ना हो। 5500 की एक और भर्ती आ रही है बहुत जल्द, और 5500 ही नहीं, करीब 7 से 8 हजार की भर्ती मैं कराने की कोशिश करूंगा अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। 5500 की तो पक्की करवाएंगे लगभग। तो साथियों फिर से ऐसा कोई रोड़ा नहीं अटके, 2-2 साल तक भर्तियां नहीं अटकी रहे। जितनी मेहनत करके हम इसको करवा के लाए उससे दुगनी मेहनत करके अभी इस अगली भर्ती को करवाएंगे। हमें ठंडा नहीं पड़ना है, सभी भाइयों को इसी तरह से साथ बनाए रखना है, और सभी साथी ऐसे ही साथ बनाए रखेंगे तो हम बहुत जल्द जीतेंगे। दूसरी साथियों सेकंड बात, एमपीसीएचओ के जो मेरे साथी भाई हैं, एमपीसीएचओ वाले साथी हैं 350 के करीब। तो 350 साथी 350 से 450 के बीच में साथी हैं, एमपीसीएचओ में नंबर आ गया उनका। और उनको जो प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई इस यूनिवर्सिटी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे जिनकी अभी एग्जाम नहीं हुई है, और उनको अभी इन्होंने यहाँ से पूरी तरह से जो लेटर लेट जारी किया था और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आई थी, तो उनकी जो डायरेक्टर मैडम है उनसे भी आज सतीश पूनिया जी से मैंने बात करवा दी थी सुबह, प्रदेशाध्यक्ष जी हैं उनसे, और वहां के जो विश्वास सारंगिया उनसे आज मंत्री जी से मैंने बात करवा दी है, समाधान हो जाएगा उसका। और सांसद माननीय सांसद दिया कुमारी जी हैं जो उनसे भी मैंने बात करवाई थी, तो बहुत जल्द उस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक भी एमपीसीएचओ में राजस्थान का बच्चा हो चाहे अदर स्टेट का, जो बाहर के समझ के उनको बाहर कर दिया जाता तो उनको किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें साथियों। ये तो बात हो गई सीएचओ भर्ती के बारे में, और इसके बारे में जो भी रेगुलर अपडेट्स होंगी 1-2 दिन में वो भी आप लोगों तक पूरी पहुंचा दी जाएंगी, कब कब क्या क्या होना है। तो पोर्टल खुलने वाला है 3 दिन में शिकायत का, आप लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा के उनका समाधान करवाएं, उसके बाद ही कोर्ट में मामला लगेगा। कई लोग कह रहे हैं कोर्ट जाना चाह रहे हैं, साहब हम लोग हमारे साथ ये प्रॉब्लम होगी, तो कोर्ट भी जब ही लेगा उस मामले को जब ये तय हो जाए विभाग से कि भी ये लोग एलिजिबल नहीं है और या फिर इन लोगों की ये प्रॉब्लम है, तो पूरी तरह से उस समस्या निस्तारण होने से पहले कोर्ट भी उसको खारिज कर देगा उस रेट को। तो साथियों उसके बाद आप लोग क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल वाले हैं तो उनको जाना पड़ सकता है कोर्ट में, और कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं है। इसमें कैविएट लगी हुई है कोर्ट से। कई लोग कह रहे हैं पारदर्शी, इस भर्ती को पारदर्शिता के लिए कोर्ट में लगाया है, तो ये कोई कुछ नहीं होगा इससे। पारदर्शिता वाली लिस्ट 7 से 10 दिन में आने वाली है, आप लोग चिंतित नहीं हो। मेरे पहले के भी सारे वीडियो में मैंने डाल दी थी और आगे के मैं डाल रहा हूं ना। अब आ जाइए साथियों, कहीं भी ये भर्ती नहीं रुकने वाली है, कहीं भी कैविएट है इस भर्ती पे। सवाल जवाब जरूर हो सकते हैं कोर्ट में, और उसका भी जवाब साफ दे देगा विभाग कि भाई कोई वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विभाग साफ सुथरा जवाब दे देगा, इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम थी और ये पारदर्शिता वाली अब जारी कर ही रहे हैं वो लोग, ये बात हो गई है। और साथियों कोई भी व्यक्ति आप लोगों से अगर किसी प्रकार का भी, कई लोग कह रहे हैं इसमें ओएमआर शीट का रबर वो लफड़े ये लफड़े, भाइयों मेरे को शिकायत तो भेजो आप लोग एक बार। जो शिकायत भेज रहा है उसका मैं डायरेक्ट दिनेश एमएन को नंबर दे रहा हूं। कई लोग कह रहे हैं भाई साहब आप ने कार्रवाई के लिए खिंचवाओ उसको, और ये भाइयों आर पार सरकारों से लड़ता हूं, आमने सामने बोलता हूं, क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं। हम लोग अगर गलत होते हैं तो आज तक कोई भी ये मान लो कि भी पीछे लग जाता और 2 मिनट में ऐसे से हो जाती है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाई बिल्कुल ईमानदारी से आप लोगों के लिए लड़ रहा है। आर पार सरकारों के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं, नहीं तो अब तक कोई भी सरकार इतनी आसानी से हम लोगों को आंदोलन नहीं करने देती साथियों। दूसरे नंबर पे आ जाओ आप लोग, पैरामेडिकल की जो भर्तियां हैं उनके लिए मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। मेरे पैरामेडिकल के जितने भी साथी हैं उनसे भी कहना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, जिससे आप लोगों की इंफॉर्मेशन सभी जगह तक पहुंच सके। इस आंदोलन को जो सीएचओ वाले साथी और नर्सिंग वाले साथी भी, आयुर्वेद वाले साथी भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम अगली भर्ती का रास्ता खोल सकें अभी आंदोलन करके, और 31 मार्च से पहले नई विज्ञप्ति जारी करवाने का काम हम कर सकें सीएचओ के लिए। और वो भी वापस 5500 तो लगभग तय है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं 7 से 8 हजार भर्तियां हम लोग इसमें निकलवाएं। बाकी साथियों पैरामेडिकल भर्ती के लिए आ जाते हैं। आरटी और एलटी की जो भर्तियां हैं उनको हम शुरू से लेके पूरे लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया घरों में घुसी हुई थी और पूरे राजस्थान के बाहर के चारों तरफ के वो बंद थे बिल्कुल, जो राजस्थान से बाहर भी आ जा नहीं सकते थे, दिल्ली के भी सारे रास्ते बंद थे, उस वक्त भी हमने अपने भाइयों के लिए संघर्ष किया था। कोई नहीं भागता था, अकेला भरत बेनीवाल भागता था उस वक्त भी, और हमेशा आप लोगों के लिए भागता रहेगा। बस साथ यूं ही बनाए रखो, अपना प्यार यूं ही बनाए रखो। गारंटी है आप लोग मनोबल बढ़ाओगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा सभी साथियों को। और मैं अपने प्रोफेशन को, अपने सिस्टम को पूरे को बदलने में भी कामयाब होऊंगा, और आप लोगों की ही वो दया
होगी, आप लोगों का ही साथ होगा कि हम लोग इस पूरे सिस्टम को बदल पाएंगे। क्योंकि आप लोग मनोबल बढ़ाते हो तो हम लोगों को काम करने में मजा आता है, और काम करने में मजा आएगा तो अपने आप ही काम और लक्ष्य हमारे को जल्दी हासिल होंगे। साथियों, पैरामेडिकल के आरटी और एलटी भर्ती के लिए मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, परसों यानी 17 तारीख को सुबह 11 बजे 22 गोदाम सारे साथी पहुंचे। परसों 22 गोदाम सारे साथी पहुंचे, 22 गोदाम पे नीचे पेट्रोल पंप है, वहां पे पहुंचे, पुलिया के पास ही पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के पास सारे साथी पहुंचे। पैरामेडिकल के आरटी, एलटी, ईसीजी, ओटी, कैथ लैब, ब्लड बैंक टेक्नीशियन और अदर जो भी कैडर्स हैं, जो भी साथी कैडर्स बनवाना चाहते हैं वो, प्लस आरटी और एलटी की मेनली सबसे मेन मांग वहां पे ये रहेगी कि आरटी और एलटी की जो भर्ती है उसको तुरंत प्रभाव से कंप्लीट की जाए। और जिस भर्ती में जैसे कम रह गया है मामला कि भाई अभी पूरे लोग सीटें खाली रह गई, तो उसकी एक जो थर्ड लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाए। और वैसे तुरंत प्रभाव से इन भर्तियों को पूर्ण करने के लिए हमने 15 फरवरी तक का इनको कहा था। 15 फरवरी के बाद हमने कहा था कि एक हम अल्टीमेटम सभा करेंगे, तो वो अल्टीमेटम सभा परसों की है। और उस अल्टीमेटम सभा के जस्ट बाद में हम लोग एक अटैकिंग सभा नहीं, अटैकिंग आंदोलन ही रखेंगे आर्या पार का, जिसमें वो भर्ती कंप्लीट करने का रहेगा। अगर तुरंत प्रभाव से भर्ती कंप्लीट नहीं होती है तो अधीनस्थ आयोग भी इसको संज्ञान में ले ले, और जो चिकित्सा विभाग के मुकुल शर्मा जी हैं जैसे अतिरिक्त निदेशक हैं वो भी ले लें, एसीएस साहब हैं वो भी इसको सीरियसली ले लें, और जो अदर अधिकारी हैं प्रताप सिंह दूतड़ जी और सक्सेना जी, सभी लोग इसको सीरियसली लेते हुए काम करें। अन्यथा हम लोग उनके खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोलने वाले हैं सरकार के खिलाफ। सरकार तुरंत प्रभाव से इस इमरजेंसी वैकेंसी को, जो इमरजेंसी टाइम में हम लोगों ने निकलवाई थी उस वक्त आंदोलन करके और लगातार निरंतर संघर्ष करके, तो इस भर्ती को पूरा करवा के ही हम सांस लेंगे। साथियों, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ओटी ईसीजी वेरिफिकेशन की लिस्ट, सॉरी, जो ईसीजी वेरिफिकेशन की लिस्ट की भी इसके समानांतर मांग रहेगी। ईसीजी के जितने भी साथी हैं वो ज्यादा से ज्यादा 22 गोदाम पहुंचे, जिससे हम इस भर्ती को ईसीजी के लिए तुरंत प्रभाव से वेरिफिकेशन लिस्ट जारी करवा के और इसको सोल्व करें। दूसरा, इसके बाद ओटी टेक्नीशियन, कैथ लैब और बीबीटी यानी ब्लड बैंक टेक्नीशियन वगैरह की जो कैडर है जो बनाने के लिए हमारा निरंतर संघर्ष चल रहा था, उसकी प्रोसेस भी वैभव गलेरिया जी से, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो मेन हेड हैं वैभव गलेरिया जी, उनसे हम मिले निरंतर, और वो काम हो रहे हैं जल्द से जल्द कैडर बनाने के, तो उसको और स्पीडली हम करवा सकें। इसलिए एक बार पैरामेडिकल के सभी साथी इसमें आए, हम उस दिन उन सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों से हम लोग मिलेंगे, जिससे हम लोगों को उसका फायदा मिले। सभा करेंगे, सभा में आगे की रणनीति तय की जाएगी और जल्द से जल्द उस वैकेंसियों को, जो पैरामेडिकल की भर्तियां, इनको पूरा किया जाएगा। और कुछ एक साथी लोग कह रहे थे कि भाई आज के दिन कोई कह रहा था, बोले सभा करेंगे इसके पैरामेडिकल के, देख लियो कि तुमने सभा 200 लोग नहीं थे वहां पे, और यही हालत रहती है। हम लोग या तो अपन लोग करते नहीं, और करते हैं तो सॉलिड ही करते हैं, नहीं तो करते ही नहीं है, सीधी सी बात है। और करते हैं तो सॉलिड करेंगे हमेशा, और आप लोगों के लिए जीत ही दिला के लाएंगे साथियों। इसके बाद आ जाइए आप फार्मासिस्ट भर्ती पे। साथियों, फार्मासिस्ट भर्ती है वो हमारी जो इसके लिए मीटिंग भी हो गई थी, न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। एसीएस साहब से हम मिल लिए हैं, अतिरिक्त निदेशक मुकुल शर्मा जी से मिल लिए हैं इस भर्ती के विषय पे, और यहां तक कि मुख्यमंत्री के ओएसडी जो है अमित ढाका जी, उनसे भी हम लोग इस विषय पे मिल लिए हैं। निरंजन कुमार आर्य जी से भी मिल लिया हूं मैं, जो मुख्य सचिव हैं मुख्यमंत्री जी के बाद उन्हीं का नंबर आता है, मान लो सारा सिस्टम अमित ढाका जी देखते हैं एक तो उनका, और दूसरा निरंजन कुमार आर्य जी हैं जो एक तरीके से मुख्यमंत्री के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में सबसे ऊपर पूरे राजस्थान के वही हैं, जो सचिवालय के प्रमुख भी हैं एक तरीके से, और पूरा सचिवालय उन्हीं के हाथों से चलता है। तो निरंजन कुमार आर्य जी हैं, उनसे भी हम मिल लिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इसमें जल्दी हम नियम संशोधन के लिए, उन्होंने मेरे को भेजा था फिर हेमंत गेरा जी से मिलने, कार्मिक विभाग के जो मेन हेड है कार्मिक विभाग, यानी कि जहां पे भर्तियों के लिए नियम संशोधन होते हैं, नियम बनते हैं, बिगड़ते हैं, जो भी उल्टा सीधा होना होता है नियमों में, वो सारा वही होता है। तो हेमंत गेरा जी से भी हम उस विषय पे मिल लिए हैं। कल वापस से हेमंत गेरा जी से हम मिलेंगे। जो लिखित परीक्षा से भर्तियों के लिए हमारी फाइल चल रही थी, पूरे राजस्थान की जितनी भर्तियां सारी लिखित परीक्षा से होनी चाहिए, इसके लिए हमारी एक फाइल चल रही थी, वो फाइल भी अब एंडिंग पे है। और उसी फाइल की तर्ज पे हम फार्मेसी की भर्तियों को, अब जो भर्तियां हैं इनमें संख्या बढ़वाते हुए इसको पूर्ण करवाएंगे। ये आप लोगों से मैंने वादा भी किया था, और मैं हर हाल में उसको लिखित परीक्षा से
पद बढ़वाकर और तुरंत प्रभाव से करवाऊंगा। आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो फिर। लेकिन फार्मासिस्ट जो साथी हैं वो ज्यादातर जुड़ नहीं पाए अभी तक, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी शेयर करें ये वाला, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े भी, जिससे हम लोग मजबूती से इस सिस्टम को आगे बढ़ा सके। और जितने भी फार्मासिस्ट साथी हैं वो हमसे जुड़ेंगे तो उनको उस चीज का फायदा मिलेगा साथियों, और हम हमेशा उनका साथ देंगे। आपको चिंतित तो नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं, लिखित परीक्षा से इस भर्ती को करा के लाएंगे। इसमें पदों की संख्या बहुत ज्यादा करवा के लाएंगे। अभी पदों की संख्या के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल गई हुई है, प्लस नियम संशोधन के लिए फाइल चली गई थी गलती से हेमंत गेरा जी के यहाँ पे, और वो वापिस हम लोग फाइल लेके आ रहे हैं और कंप्लीट आप लोगों के लिए लिखित परीक्षा से इस भर्ती को कराएंगे। और फाइनेंस में ज्यादा पदों को स्वीकृत कराते हुए ज्यादा पदों की संख्या बढ़वाकर यहाँ पे लाएंगे आप लोगों के लिए। तो फार्मासिस्ट साथियों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। न्यूज़पेपर में भी आ गया था मेरा, ACS साहब से, निरंजन कुमार आर्य जी से, ये मुकुल शर्मा जी से, जितने अधिकारी, क्योंकि अधिकारी करेंगे इस पूरी प्रोसेस को। भर्ती निकलवाने के टाइम पे हम मंत्रियों से मुख्यमंत्री तक मिल लिए थे। तो साथियों अब पूरा काम आगे का अब बहुत जल्द करवा के लाएंगे, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 80-20 का मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। एम्स 80-20 का जो रेशियो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मामला चल रहा था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के मामले में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो नर्सेज की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें 80-20 का जो रेशियो रख दिया गया था, 80% फीमेल और 20% मेल रखे जाने की बात थी। तो साथियों मैं आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी दे देना चाहता हूं कि आगे आने वाली भविष्य की जो भर्तियां हैं उनके लिए हमारा लगभग फाइनली सबसे लमसम चिकित्सा मंत्री तक से भी फोन पे बात हो रही है। किसी बड़े मंत्री ने हमें फोन पे बात करवाई, उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने ये कहा कि ये जो भर्ती है कि भाई इसमें ये कह के उन्होंने ये बात को हालांकि टाला है, क्योंकि वैसे तो ये बात मेरे को भी सच नहीं लगी, लेकिन ये कहा गया था कि भाई जो एम्स में जो ये वाली भर्ती है स्पेशल वार्ड यानी कि फीमेल वार्ड और पीडियाट्रिक वार्ड के लिए और इन्हीं वार्ड के लिए हम लोगों ने निकाली है ये, तो इस वजह से इसमें 80-20 लिया गया था। तो ये बहाने बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इस भर्ती में हम लोग साइलेंटली काम कर रहे हैं, प्लस अब ओपन नहीं कर रहे, क्योंकि रणनीति हम लोगों ने पहले बहुत ज्यादा लीक कर दी हमारी, और हम लोगों ने ओपनली काम किया, सोशल मीडिया पे भी काम किया। तो हमारे सारे काम पे लोगों ने नजर रखी, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि 80-20 के हिसाब से ये भर्ती हो, और हमारे कुछ अपने लोगों ने भी हमें धोखा दिया उस वक्त, और इसलिए आज हमारा जो 80-20 नहीं हट पाया और कई राज्यों में भी लागू होने की संभावनाएं हुई। अली भाई हैं जो तेलंगाना से हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने और अशोक भाई ने उन्होंने लगाई वहां पे हाईकोर्ट में तेलंगाना में, और जीत भी हासिल की है। 80-20 वहां से हटा दिया गया एकदम पूरी तरह से कि भी भर्तियों में नहीं लिया जाएगा, और उसी की तर्ज पे हम अदर स्टेट्स में भी लगा रहे हैं, और उसी की तर्ज पे हम लोग दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन और दायर कर दी है, और उस पिटीशन में उसी को आधार बनाते हुए कि भाई वहां जब खारिज कर दिया तो दिल्ली में क्यों, और दिल्ली के हाईकोर्ट में जब हम जीत जाएंगे तो ऊपर के अपर सिंगल बेंच में, डबल बेंच में, सब जगह हम लोग फतेह हासिल करेंगे अगर आप लोगों का साथ रहा तो पूरे दिमाग से हम लोगों को काम करना है साथियों। आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपका भाई लगातार आपके लिए संघर्ष कर रहा है, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, लेकिन गुप्त रूप से हमें 80-20 में काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 80-20 में हमारे काफी चीजें लीक हो गई थी, और उस लीक होने की वजह से हमने अपनी रणनीति बता दी। हमारे साथी भाई जोधाराम जाट भाई ने जो केस लगा रखा था, वो केस था, उसकी फाइल लोगों के पास चली गई, हम लोगों ने किसी पर विश्वास कर लिया और उनको दे दी उसकी फाइल की कॉपियां, और हमारे वकील के नंबर दे दिए, सारा काम हो गया। उसके बाद उन लोगों ने उस फाइल में ही वहीं पे हमारे साथ पार्टी बनने का प्रयास किया और कई धोखे करने का प्रयास किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी वजह से हम बहुत पीछे निकल गए, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारे जोधाराम जाट भाई को जाना पड़ा, हम लोगों को जाना पड़ा, इतना परेशान होना पड़ा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारे सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि अब दिल्ली हाईकोर्ट में 4 पिटीशन हो चुकी है। अभी हम लोग एक भी पिटीशन के बारे में तारीख वारीख कुछ भी लीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ओपनली लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसमें ओपनली लड़ाई लड़ते ही हमारे साथ धोखा होता है, और हर बार हमारी रणनीति पता लग जाती है और हम लोगों को उसमें नुकसान होता है। तो हम लोग आज तक, आपको पता है, अभी ऐसा सहयोगियों का जो आंदोलन हुआ हमारा कितना सफल गया, इससे पहले CHO वाला आंदोलन हुआ कितना सफल गया, एक भी आंदोलन इन दिनों में कोई, अभी शिक्षकों का जो आंदोलन किया उसमें भी मैं नहीं किया था, पूरा मेरे छोटे भाई हरपाल दादरवाल को मैंने अनशन पे बिठाया, आमरण अनशन पे पूरा बिठा के मैं ही रखा, पूरा काम मैंने किया। आशा सहयोगियों का
उनको सपोर्ट दिलवा दिया। और जब भी उनको गिरफ्तारी की बारी आई, जब हटाने की बारी आई, तो भाई आगे आगे खड़ा रहा और उनको आंदोलन पे सफल करवा के लाए हम लोग। तो साथियों, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सभी आंदोलन सफल हो रहे हैं, पूरी रणनीति के साथ हो रहे हैं, बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं मेन मुद्दे पे दो मुद्दे मेन है जिसके लिए, एक तो है जो सैलरी का इशू है। साथियों, सैलरी का जो इशू चल रहा था एनएचएम विभाग में और संविदा पे लगे हुए कर्मचारी जितने भी है मेरे साथी, उनका एक सैलरी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि 2016 में एनएचएम में जो स्टाफ नर्स ग्रेड द्वितीय लगे, एएनएम लगे उस टाइम, और जो आयुर्वेद डॉक्टर्स वगैरह की भी भर्तियां हुई, नर्सिंग ट्यूटर और पीएचएन की भी भर्तियां हुई। तो साथियों, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपका 15% का जो उस टाइम तय हुआ था वो तो जल्द से जल्द अपन लोगों ने बैठक हुई थी जो अपन लोगों की, वो तो जल्द से जल्द तैयार कराएंगे। प्लस दिल्ली में निर्माण भवन में अभी पीआईपी की बैठक हुई थी, उसमें अश्विनी कुमार चौबे जी से और जो वंदना गुरनानी मैडम से हमने बात करके, नहीं तो 15% भी वापस आप लोगों को अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई कोविड का बहाना बना रहे हैं ये लोग कि कोविड में सारा बजट खर्च हो गया तो थोड़े दिन रुक के हम लोग अभी इनका काम करेंगे। तो आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और आप लोगों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़े, जिससे हम लोग आप लोगों की एक टीम बना के, आप लोग टीम बनाई हुई है, अच्छी बात है, आप लोग लीडरशिप भी कर रहे हैं, कुछ एक लोग जैसे स्टाफ नर्स ग्रेड द्वितीय में भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ भी हैं, जैसे उदय भाई और सभी लोग लगे हुए हैं, कई लोग लगे हुए हैं। तो सारे भाई एकजुट होकर लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। पवन चौधरी भाई, सभी लोगों के वीडियोस आते रहते हैं। तो मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप भी हमारे भाई हो, हमसे अलग नहीं हो, आप लोग ज्यादा से ज्यादा साथी हमारा साथ दें, जिससे हम लोग या हम आपका साथ दें या आप हमारा साथ दें, एक ही बात है वो। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा इनकी सैलरी अपन लोग 15% वाला तो करवाएं। प्लस जो दिल्ली पीआईपी की बैठक में अभी बजट वाले के लिए सारे अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें नरेश ठकराल जी भी गए थे, वंदना गुरनानी मैडम थी, 4 स्टेटों के उसमें पीआईपी की बैठक अभी निरंतर लगातार चली थी। उस टाइम जब मैं दिल्ली था, और दिल्ली उस वक्त हम लोगों ने काम भी करवाए कई लोगों के, उस टाइम एम्स वाला वो उसमें भी लग रहे थे, कोर्ट में पिटीशन दायर करने भी गए थे हम हाई कोर्ट में, और कई काम हम लोग करके आए थे। 10-12 दिन में साइलेंट रहा था, तो वो दिल्ली रेगुलर हम लोगों ने काम किया था। साथियों, उस टाइम हम लोगों ने मतलब पीआईपी की बैठक हुई तो उसमें सारी चीजें हम लोगों ने करवाई। साफ कहा उनको, वंदना गुरनानी मैडम को, कि मैडम आप न्यूनतम सैलरी 26,800 रुपए तो कम से कम आप लोगों को देनी चाहिए, तो आप वो भी नहीं दे रहे हो। मैडम ने ये कहा कि हम लोग सैलरी दे रहे हैं, लेकिन वो लोग वहां पे एक्स्ट्रा कर्मचारी रख लेते हैं। एक सैलरी हम भेजते हैं, उसमें तो ये 3 कर्मचारी रख रहे हैं एक तरीके से। अगर 7,000 रुपए दे रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा अन्याय कर रहे हैं। तो 2 कर्मचारी तो सिंगल की जगह डबल कर्मचारी रख रहे हैं ये लोग, तो ये चीज बहुत गलत है। तो सरकार, राज्य सरकार है, वो तुरंत प्रभाव से इसमें अच्छा सा बजट देके, और इन लोगों के लिए खुशी का, इसमें 24 तारीख को बजट आ रहा है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बजट में खुश करें सभी जितने भी कैडर्स हैं इसमें, स्टाफ नर्स हो, चाहे एएनएम हो, आयुर्वेद हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिंग और पीएचएन। आप लोगों को सभी को पता है साथियों कि हमारी एक एक चीज फेसबुक पे आप लोग देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे आप लोग देखते रहते हैं। मैं न्यूज़पेपर्स में कुछ नहीं दिलवाता हूं, मुझे वास्तव में मीडिया में कोई गिने चुने लोग हैं जो थोड़े बहुत पसंद है, जो हमारे थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। बाकी मीडिया तो खबर ही उल्टी लगाती है। जो खबर मैं इतनी मेहनत करके, हाँ आज जो सभा हुई है छोटी मोटी, उसकी खबर जरूर लगेगी मीडिया में, देखना। आज एक छोटी मोटी बेरोजगारों की सभा हुई थी, उसकी खबर जरूर लगेगी, क्योंकि उसमें वो लोग मीडिया को इस तरीके से सेट रखते हैं, उनको धरातल पे तो कुछ करते नहीं है वो लोग सिर्फ और सिर्फ मीडिया में उन चीजों में लाइव करना, रात दिन हर कभी आके लाइव पे बैठ जाते हैं। साथियों, मैं जब भी आता हूं, जब मुद्दे बिल्कुल क्लियर तरीके से एक मुद्दे पे हम लोग काम कर लेते हैं, तभी मैं आप लोगों के लिए लाइव आता हूं और सारी चीजें बताता हूं। तो साथियों, और पीआईपी की बैठक वाली वो दिल्ली की निर्माण भवन की, आपने मेरी वीडियो भी देख ली होगी जो बैठक हुई थी उसके बाद की। तो साथियों, सारे साथी हमारा साथ दें, जिससे हम लोग आप लोगों के लिए सैलरी बढ़वाने का काम भी करें। नर्सिंग ट्यूटर और पीएचएन के जो 110 के करीब साथी हैं, वो चिंतित रहते हैं कि भाई हमारी बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी। तो आपको कह देना चाहता हूं कि आपका भी बीडी कल्ला जी से भी बात हो गई थी, और उसके जो पूरी कमेटी में जैसे अशोक चांदना जी ये लोगों को लिया गया था, उसमें रघु शर्मा जी सभी को लिया गया था। तो सारों से हमसे हमारी बात हो गई थी, एक बैठक हुई थी जो कैबिनेट की, उस टाइम हम लोग खुद जाके 4-5 मंत्रियों से एक साथ में मिले थे उस दिन। और उसके बाद अब दोबारा पुनः हमारी वार्ता होगी, और बहुत जल्द आप लोगों की सैलरी बढ़ के आएगी। 15% तो बहुत जल्द करवा के ही छोड़ेंगे इसी बजट में। प्लस
आप लोगों की एक्स्ट्रा बढ़ गया है, इसके लिए हम दिल्ली तक कूच करके आ गए हैं और दिल्ली वापस बड़ा कूच करेंगे अब, अगर ये लोग सैलरी नहीं बढ़ाते हैं तो। और यहाँ भी जयपुर में भी एक बड़ा आंदोलन इन लोगों के लिए, इन साथियों के लिए किया जाएगा। साथियों, महापड़ाव यहाँ पे इनके लिए डाला जाएगा और एक बड़ा महापड़ाव करेंगे जिसमें इन सभी समस्याओं का एक साथ में समाधान करेंगे। हमारा एक ही तो विभाग है, पूरा मेडिकल विभाग है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे नहीं लेता वैकेंसी की अलग अलग विभागों की अलग, हमें सिर्फ इन 4-5 लोगों को ही तो कन्विंस करना पड़ता है हर भर्ती के लिए, हर चीज के लिए। रघु शर्मा तो चलो करें नहीं करें, उसको तो फाइल बना के भेजते हैं अधिकारी। तो अधिकारियों में ACS सिद्धार्थ महाजन जी हैं, आप देख लो, निरंजन कुमार आर्य जी को हम कन्विंस करेंगे, मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करेंगे, मुख्यमंत्री के OSD को करेंगे मजबूत, जो 2 OSD हैं वो जो फाइनल कर देंगे वो फाइनल हो जाएगा। जो प्रशासनिक अधिकारी यही सारा काम हमारा करते हैं, मुकुल शर्मा जी है, और जो अदर अधिकारी हैं RS लेवल के, सारे सभी लेवल के, हेमंत गेरा जी हैं जो कार्मिक विभाग के मेन हेड है, सचिव, मुख्य सचिव एक तरीके से, और जो भी मेडिकल विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उन सभी से मिलके हम पूरा काम करवाने का काम करेंगे। अब आ जाते हैं आपके एक जो मुद्दा है, प्रमोट का मुद्दा। काफी साथियों ने मेरे से बार बार कमेंट आते हैं इसमें प्रमोट के मुद्दे के। तो साथियों, प्रमोट के मुद्दे पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रमोट वर्ड है ना, वो प्रमोट वर्ड आप लोग यूज मत करिए, क्योंकि प्रमोट वर्ड आप लोगों को अपने सीनियर्स को पूछ सकते हैं। प्रमोट तो मैंने आपको 2015 में ही करवा दिया था, 2015-16 में ही। आप लोग जैसे नर्सिंग के साथियों को कहते हैं प्रमोट प्रमोट प्रमोट, तो साथियों प्रमोट तो मैं आप लोगों को कभी करवा लाया था, 2015-16 में ही करवा लाया था। एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उसमें ईयर बैग हटाने की बात हुई थी। मैं उस टाइम ईयर बैग सिस्टम हटवा के लाया था। आप अपने सीनियर्स को पूछ लेना, अपने टीचर्स को पूछ लेना, अपने प्रिंसिपल को पूछ लेना, सभी को पूछ लेना। आप लोग सभी आपको बता देंगे कि प्रमोट अपन ने करवाया था उसी वक्त, जब फर्स्ट ईयर में आपके चाहे 5 सब्जेक्टों में बैक है तो भी आप सेकेंड ईयर में बैठ सकते हो। अगर आपके सेकेंड ईयर के 5 सब्जेक्टों में बैक है तो भी थर्ड ईयर में बैठ सकते हो, लेकिन थर्ड ईयर तक आपको कंप्लीट करना पड़ता है, तभी फोर्थ ईयर में बैठ पाते हो। ये तो आपको पता ही है। तो 3 साल का प्रमोट एक तरीके से मैं पहले ही करवा लाया था, और फोर्थ ईयर में प्रमोट का वैसे नियम लागू नहीं होता। दूसरी बात, जो लोग, कई लोग यूं कहते हैं ना प्रमोट नहीं करवाया, प्रमोट नहीं करवाया, तो आप लोगों को ये कह देता हूं मैं कि 2 सब्जेक्ट से ऊपर पहले बैक लग जाया करती थी तो आप हमेशा के लिए अगली क्लास में नहीं बैठ सकते थे, आप लोग उसी क्लास में रह जाया करते थे। ये नियम संशोधन मेरा ही करवाया हुआ है साथियों, पता कर लेना। पहले सिर्फ और सिर्फ 25% सब्जेक्ट्स में आप रिवोल्यूशन भर सकते थे, वो भी मेरा करवाया हुआ RUHS में। आप लोगों के फॉर्म के लिए लाइन लगी रहती थी RUHS के सामने, RNC के सामने और सब जगह पे, वो सारा ऑनलाइन RUHS मैंने करवाया उस वक्त। साथियों, आप लोगों के लिए कितने काम मैं करवा चुका हूं वो अपने सीनियर्स से पूछ लेना। सारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कराई ताकि आप लोगों को फॉर्म लेके लाइन लगा के वहां RUHS खड़ा रहना पड़ता था। कोई बाड़मेर से आता था, कोई बांसवाड़ा से आता था, कोई कहीं से आता था। प्रमोट भी मैंने उस टाइम इसलिए करवाया था, ईयर बैग सिस्टम इसलिए हटवाया था कि कई ऐसे साथी थे जिनकी फीस 3-3 साल की हो जाती थी और बेचारे उनके फर्स्ट ईयर की एनआफीजियो भी क्लियर नहीं हो पाती थी, तो वो थर्ड ईयर तक नहीं पहुंच पाते थे। 3 साल की फीस जमा और वो फर्स्ट ईयर में ही पढ़े रहते थे, उसके बावजूद उनका भला नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा कि इनकी फीस भी खराब हो जाती है, इनके साथ अन्याय हो जाता है, क्यों ना इसको बीटेक की तरह हम लोग करवाएं। तो बीटेक की तरह उस पर तर्ज पे हम लोग INC से पहले ऑर्डर जारी करवाया, उसके बाद यहाँ करवाया, फिर अदर स्टेट्स में हमने करवाया। साथियों, प्रमोट वाले साथियों को मैं कहना चाहता हूं अब कि आप लोगों को रियल में ही कुछ करना है भाई, चाहते हो कि कुछ हो तो प्रमोट वर्ड का तो नाम लो मत, या तो बोनस अंक का करो या कम पास का। तो कम पास का एक कोई नियम नहीं बन सकता, मैं बता दूं आपको। पहले मैंने 35 पास का एक नियम के लिए कहा था, तो यूनिवर्सिटी ने वहां से INC से अभी जवाब मांगा है, तो जवाब मांगा तो उसमें यूं कह रहे हैं कि इस तरह का कोई नियम नहीं है तो हम लोग इसमें कर नहीं सकते। तो बोनस अंक का जैसे 80% कोई भी एक क्वेश्चन सिलेबस से बाहर से आ जाता है, तो उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पता है कि कोई भी एक क्वेश्चन सिलेबस से बाहर का आ जाता है तो हम लोग उसमें, जैसे विश्वविद्यालय है उसमें बोनस अंक दे देता है, और बोनस अंक दे के और उस क्वेश्चन का की भरपाई करता है कि स्टूडेंट के चलो आउट ऑफ कोर्स आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था ये क्वेश्चन, तो इसमें बोनस अंक दे देती है विश्वविद्यालय। वो सभी विश्वविद्यालयों को पावर होती है उसमें। तो साथियों, जैसे आपका तो 80% ही सिलेबस, इस बार लगभग 70-80% सिलेबस ही आउट ऑफ कोर्स है, तो साथियों आप लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था हो कि भाई उसमें जैसे 16 नंबर का एक क्वेश्चन आता है नर्सिंग में या इनमें, सभी जितने भी शंकाएं हैं, मैं तो ये कहता हूं ये MBBS में भी होना चाहिए। फिलहाल फार्मेसी ही नहीं,
फिजियोथेरेपी नहीं, पैरामेडिकल ही नहीं, सभी में ये नियम लागू किया जाए कि कम से कम 20 अंक बोनस दे दिए जाए छात्रों को और 20 इंटरनल में से भेजे जाएंगे। तो ऐसे ही मिला के 10-12 नंबर 15 नंबर तक आप लोग पास भी हो जाओगे। और जो कोई छात्र अपनी परसेंटेज बनाना चाहता है तो उसकी परसेंटेज भी उसके अंदर बन जाए। तो इस प्रकार की कोई नियम लागू करे तो ये नियम मैंने बनवा के दिया है। पहले एक बार बोनस अंक दिए गए, वो डॉक्यूमेंट्स भी सरकार को उपलब्ध कराए। वैभव गलेरिया जी को भी उपलब्ध करा दिए मैंने। वैभव गलेरिया जी ने इंस्ट्रक्शन भेज दिए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को। बाकी आप लोग सच बताऊं तो जो प्रमोट वाले साथी है ना, उन जो प्रमोट चिल्लाते रहते हैं, प्रमोट तो देखो कुछ होगा नहीं। प्रमोट आप लोगों की मार्कशीट पे अगर लिखा हुआ भी आ गया तो आगे भविष्य में कोई भी वैकेंसी होती है उसके अंदर मेरिट आधार पर जैसे कोई भर्ती हुई और उसके अंदर आप लोगों के प्रमोट वाली मार्कशीट लग गई तो आप लोगों के लिए भविष्य में एक खतरा बन सकती है। दूसरा ये चीज मैं भी इसलिए थोड़ा सा ढीला पड़ गया था इसमें मामले में, नहीं तो इतने बड़े बड़े मुद्दे मैंने जब सोल्व कर दिए तो ये तो मेरे लिए दाएं हाथ का खेल था। लेकिन साथियों में ढीला इसलिए पड़ा कि कल को आप लोग मुझे कहोगे कि भरत भाई साहब ने उस टाइम प्रमोट का नहीं करवाते और हम लोगों को कोई बोनस अंक या ऐसा कुछ करवा देते तो हो सकता है आप लोगों को फायदा मिलता। लेकिन अभी आप लोग डिग्री तो कर लोगे, डिप्लोमे तो कर लोगे सारे के सारे, लेकिन एक समस्या ये वाली आएगी। इसलिए ये कोर्ट में जाएगा मामला आगे भविष्य में, आप लोगों की डिग्रियां जो कोर्ट में जाएंगी। तो इस प्रकार का, क्योंकि ये मेडिकल की भर्ती है साथियों, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। जब आपने वो प्रोसेस ही नहीं सीखी जिससे मरीज को सही करना है तो इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं अभी। तो फिर वो मतलब क्या है अगली क्लास में जाने का और पास कराने का और सारा सिस्टम कराने का। तो आप लोगों से निवेदन है कि भाई कोई इस प्रकार की प्रोसेस से हम लोग काम करें। दूसरी एक, आप लोग इकट्ठे ही नहीं होते हो, सबसे बड़ी बात, प्रमोट वाले तो इकट्ठे ही नहीं होते कहीं भी। मैं मेरी खुद की पर्सनल टीम लेके हर बार RUHS गया आंदोलन के लिए, RNC और RPMC सब जगह पे पर्सनल टीम लेके गया हूं। कोई 2-5 लड़के होंगे जो प्रमोट के लिए आए हों। उस टाइम 3 दिन लगातार आंदोलन चला था, आपको पता है, RUHS पे। उसके बावजूद हमारा बोनस अंक का और ये मामला तो सफल हुआ था, उन्होंने यस कर दी थी हम लोगों को। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि साथ बनाए रखे हो यार, आप लोग साथ देते हो नहीं, आप लोगों को चाहिए सब कुछ, कह देते हो कि हाँ ये कम से कम मैंने तुम लोगों के लिए स्ट्रगल तो किया है। दुनिया में किसी ने चूं तक नहीं बोला तुम्हारे लिए, सिवाय बेवकूफ बनाने के और अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के अलावा ये तो किसी ने किया ही नहीं होगा। मैं तो शुरू से लॉकडाउन में अकेला घूमता था। जब जहां एंट्री नहीं थी, दिल्ली से आप राजस्थान बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, उस टाइम मैंने बॉर्डर क्रॉस कर करके और वहां पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लेके, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से लेके सारी काउंसिल्स के सामने से अंदर से वीडियो मेरे आए थे, फोटो मेरे आए थे, सारे अधिकारियों से, उच्च स्तरीय मंत्रियों से सब अधिकारियों से, उस वक्त जब सचिवालय में किसी की एंट्री नहीं हुआ करती थी राजस्थान में और दिल्ली में, वहां मैंने आप लोगों के लिए जा जाके अपना रात दिन एक कर दिया और आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। तो कम से कम प्रमोट तो मैं बहुत पहले करवा चुका, आपके सीनियर्स को पूछ लेना। और इतनी लड़ाई लड़ी है, बहुत सारी लिस्ट बना के दूंगा ना जिस दिन तुम्हारे लिए क्या क्या कर चुका अब तक, तो आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे साथियों। तो और न्यूज़पेपर के इतने मोटे मोटे कॉपियां पड़ी हैं, जो पहले न्यूज़पेपर में मेरी बहुत खबरें आती थी। तो अब साथियों आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग साथ बनाए रखें और मजबूती से साथ देंगे तो हम लोग सारे मुद्दों को सॉल्व करेंगे। और जो भर्तियां हैं उनको सभी को लिखित परीक्षा से करा के छोड़ेंगे मेडिकल की को, जिससे नियम चेंज हो जाए लिखित परीक्षा से भर्ती का। और जो नर्सिंग के जो छात्र हैं जो चिंतित रहते हैं कि मेरिट से भर्ती आती है, तो उसके बाद हम लोग ये जो बजट है 24 तारीख को बजट आ रहा है, इससे पहले एक नर्सिंग की भर्तियों के लिए प्रदर्शन एक और बड़ा रखेंगे, पैरामेडिकल की भर्तियों के बाद नर्सिंग की भर्तियों के लिए, जिससे हम लोग इस 5500 की भर्ती वाला मामला पॉजिटिव कर सके, प्लस इसमें और भर्तियां जुड़ा सके, 7000 के करीब इन भर्तियों की संख्या करवा सके CHO की भर्ती की। और दूसरा जो नर्सिंग की स्टाफ नर्स ग्रेड द्वितीय की यानी कि उसका पदनाम भी चेंज करवाएंगे। अब नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्तियां हैं राजस्थान में उनको तुरंत प्रभाव से और निकलवा सके, कम से कम 7 से 8,000 भर्तियां और निकलवा सके। और जो मेडिकल कॉलेजेस में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य का जो मामला रहता है, उन दोनों विभागों को बिल्कुल चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य को अलग अलग करवाते हुए SFS सीटें बंद करवा के गवर्नमेंट की, उनको SFS सीटों पे जैसे BSc नर्सिंग वालों को 40,000 फीस है, MSc नर्सिंग वालों की 75,000 फीस है, वहां पे आज भी इतनी फीस है। गवर्नमेंट कॉलेजों से वो एजुकेशन ले रहे हैं, उसके बावजूद उन लोगों के डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, उसके बावजूद इतनी फीस है कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से उनके इंटरनल मार्क्स भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में कम भेजे जाते हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में तो इंटरनल मार्क्स भी अच्छे भेजे जाते हैं। तो साथियों ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना है और बहुत जल्दी इनको निपटाना पड़ेगा, तभी हमारा प्रोफेशन जल्दी से चमक पाएगा और हम बहुत कम समय में हमें बहुत कुछ कर दिखाना है। आप लोग साथ बनाए रखें। नर्सिंग ट्यूटर्स की भी भर्तियां आएंगी, PHN की भी और गवर्नमेंट की भर्तियां आएंगी, हम लोग करवा के लाएंगे, सारे साथियों का साथ देंगे।
इतना ही कह के मैं आप सब लोगों से विराम लेना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें साथियों, जिससे मैं आप लोग सभी लोगों से, जितने लोगों से जुड़ूंगा। साथियों मेरी मीडिया तो कोई हेल्प करती नहीं, आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि क्रांतिकारी जो व्यक्ति होगा, जो सार्वजनिक लड़ाई लड़ेगा, उस व्यक्ति का कभी भी मीडिया साथ नहीं देता है। मीडिया लगभग इन्हीं की चमचागिरी करते हैं। मैं सभी मीडिया कर्मियों के लिए नहीं कह रहा हूं, जो मेरे कई साथी लोग हैं मीडिया वाले, जो अच्छे भी हैं गिने चुने लोग, लेकिन ज्यादातर 70% मीडिया हमारी खबरों को दबाने का प्रयास करती है। ज्यादातर जो मीडिया है साथियों, आप लोगों के लिए आंदोलन भी करता हूं, और उसके बावजूद अगर मीडिया हमें दबाने का प्रयास, इतने बड़े बड़े मामले हो जाते हैं मेरे, उसके बावजूद मीडिया में नहीं आते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे होके रह जाते हैं सारे। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा साधन है, इतना बड़ा साधन है कि वो हर चीज को कंप्लीटली उजागर कर देता है और सभी लोगों तक पहुंचाता है। और ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे जुड़ जाएंगे जिस दिन मैं अपने आप, हम लोग एक छोटा सा भी काम करेंगे ना, तो वो हर व्यक्ति तक पहुंचेगा और हमारा आंदोलन मजबूत होगा। सब लोग अपन से जुड़ जाएंगे तो इकट्ठे भी जल्दी होंगे और सब तरीके की लड़ाई हमारी अपने आप मजबूत हो जाएगी, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों मैं इतना ही कह के आप लोगों से विराम लेना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा पेज भी लाइक कीजिएगा। और जो साथी, जो अदर फील्ड के भी साथी हैं जिनका हम लोग साथ देते रहते हैं, वो भी हमारा साथ दें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो भी करें, लाइक भी करें। और ज्यादातर लोग जिनको मेडिकल से रिलेटेड हमारी कोई भी चीज के बारे में न्यूज चाहिए, वो हमें कभी भी फोन कर सकते हैं 9309393793 पे। साथियों कई बार फोन उठाने में दिक्कत आती है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा फोन आते हैं, 2-2 बजे तक रात को फोन आते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप बुरा मत माना करो, कोई कोई भाई लोग सोचते हैं कि भाई फोन नहीं उठ पाता है। साथियों फोन नहीं उठता है तो भी आप व्हाट्सएप पे अपनी समस्या भेज के उसका समाधान करवा सकते हैं। लगभग व्हाट्सएप पे गिनी चुनी समस्याओं छोड़ के हमने लगभग समाधान किए हैं और सभी का व्हाट्सएप पे समाधान भी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े, फॉलो करें, यूट्यूब चैनल भी ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, जिससे हमें न्यूज चैनलों की आवश्यकता नहीं पड़े, हम खुद के दम पे ही पूरे सिस्टम को मजबूत करें, यही सही रहेगा। साथियों आपका भाई हमेशा आप लोगों के साथ इसी तरह से मजबूती से लड़ाई लड़ता रहेगा, आप लोगों के लिए लड़ता रहेगा। और जहां भी मेरे भाइयों को, बहनों को, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, हमेशा मैं उनके लिए, पहले भरत बेनीवाल आगे खड़ा रहेगा, बाद में उसके बहन भाई रहेंगे कि भाई पीछे रहोगे आप लोग, टेंशन मत लो, जहां भी संघर्ष की बारी आएगी। और आप लोग चिंता मत करो, हर एक अधिकार के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हर संघर्ष जारी रहेगा और सबसे आगे आपका भाई भरत बेनीवाल खड़ा मिलेगा। आप लोग निरंतर देख ही रहे हो, आशा सहयोगियों को भी हमने आंदोलन करके, हमारी सब पहली यूनिट थी उनको भी अधिकार दिलवाया है, उनसे उनके लिए पेमेंट सरकार से छीन कर लाए हैं 4 दिवसीय महापड़ाव के दौरान। और बहुत बड़ा महापड़ाव था, आज तक का सबसे बड़ा महापड़ाव था ये। और साथियों इसी तरह से हम जीत दर्ज करते रहेंगे। शिक्षक भाइयों की हमने मदद की तो शिक्षक भाइयों को भी हमारी मदद करनी चाहिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफर और तबादला सूची बहुत जल्द जारी होगी और जारी हो भी गई है कुछ एक आंदोलन के कारण। तो धन्यवाद साथियों, आज मैं इतना ही विराम देता हूं। और जो भी भाई को समस्या हो, व्हाट्सएप नंबर 9309393793 पे अपनी समस्या भेज दे और ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें, लाइक करें, जिससे आप लोगों को खबर पहुंचे। और यूट्यूब चैनल भरत बेनी